So hello everyone. In this video, we will study about inflation, and this is the topic related to. We will study inflation with the macroeconomics perspective. So, inflation. What is inflation? Inflation means price rise according to time. Rise in general price level of a goods and services called inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई देखो, डिमांड मतलब डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है. सप्लाई की वजह से नहीं, डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से, उसके और उतना प्रोडक्शन है नहीं, तो वो हमारा हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन कॉस्ड बाय डिक्रीज इन शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन कॉस्ड बाय डिक्रीज इन शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है, उसके वजह से ना उसका क्या बोलते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है, कि मतलब सप्लाई हो नहीं रही है मार्केट में, लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, तो ऑलरेडी उसका प्राइस राइज है, हाई कर दिया गया, तो इन्फ्लेशन हमारा तब आ गया. उसके बाद देखो कि एक्सप्लेनिंग शॉर्ट रन वेरिएशन इन इन्फ्लेशन. If the dollar became weaker against other world currencies, a shift inward to the left in the short run aggregate supply curve. एग्रीगेट सप्लाई कब हमारा ऐसे है, और क्या बोलते, डॉलर वीक हो गया तो हमारा ऐसा आ जाएगा, इधर जाएगा. इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी वुड फॉल, प्राइस लेवल वुड राइज, एम्प्लॉयमेंट वुड टेंड टू डिक्रीज, कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन. ये हमारा होता है. सेंट्रल एजम्पशन ऑफ क्लासिकल मॉडल. क्लासिकल मॉडल का देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे कौन कौन से थे, जेबी से, AC पिगो, एडम स्मिथ, JS मिल, ये सब हमारे ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के. सो सेंट्रल एजम्पशन ऑफ क्लासिकल मॉडल, प्योर कंपटीशन पे प्योर कंपटीशन है. और फिर हमारा वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, ये हमारे वेज प्राइस को फ्लेक्सिबल मानते हैं. लेकिन वहीं हमारे जो कीनेशियन है इकोनॉमिस्ट, वो उनमें सभी प्राइस को ना कांस्टेंट मान लिया जाता है. कांस्टेंट भले ही कांस्टेंट इन लॉन्ग रन, बट इन शॉर्ट रन इट मे बी variabilities can be found in short run curve. Price, people are motivated by self interest, no money illusion मतलब तुम्हारी जिस रेट से तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही है, उसी रेट से प्राइसेस भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, तो मनी इल्यूजन हो गया वो. करेंसी एक्सचेंज में देखो, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज और डर्टी फ्लोटिंग, प्लेस्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसको. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब डिमांड सप्लाई ऑफ करेंसी एडजस्ट. ये हमारा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई दूसरा, और ये हमारा ये हो गया AD. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज आवर ISLM का वो भी पढ़े थे ना, एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट सेविंग, और फिर LM मतलब ये LM मतलब मनी मार्केट में जो होता है अपना. चलो आगे पढ़ते हैं. इशूज एंड एप्लीकेशन, गॉगिंग फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ aggregate demand, stocks. During a 2-week period in 2011, the average value of corporate shares traded on the US stock market dropped by more than 15%. This erased about $2 trillion of household wealth. Holding responded by reducing their planned expenditure, and the result was negative aggregate demand stocks. क्या लिखूँ, डिमांड शॉक क्यों लिखूँ मैं, स्टॉक होगा ना. द नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले, अच्छा सॉरी, ये तो भाई नोट्स का आ गया. विक्स इंडेक्स, ये विक्स इंडेक्स वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में. 2008 में फाइनेंशियल पीक पे था ये. मेजर ऑफ फाइनेंशियल market volatility. VIX index should be less. In 2008 it was at peak recession के टाइम पे. देखो, national income accounting methods of computation of national income method. देखो, production method, value added method में देखो, basically 3 steps are involved in applying the production method to compute the national income of the economy में नेशनल इनकम को 3 हमारे पास ये है मेथड कंप्यूट करने के. दीज स्टेप्स आर
to identify the producing enterprises and to classify them into industrial sectors according to their activities, to estimate net value added at factor cost of each producing enterprise within the domestic territory of an economy, and to add up net value added all by all the sectors to arrive the net डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट. पता है इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ना अभी ये आदत सी होगी ना कि अभी कोई थियरी दे तो समझ ही नहीं आता जब तक हमें कोई ग्राफ या फिर शॉर्ट पाई चार्ट या फिर हमें क्या बोलते हैं ये टेबुलर डेटा दे दे तो मज़ा आता है पढ़ने में. भाई थियरी पढ़ते तो मज़ा ही नहीं आता. तो इकोनॉमिक्स में ऐसा हो गया है. To estimate net factor income from abroad NFIA, which has to be added net domestic product at factor cost to arrive net national product at देखो अभी कितना थी एकदम समझ नहीं आया. वही अगर हमको कोई ट्रक्स बना के देना कोई बात नहीं, आगे नोट्स में मैं तुमको दूंगी बना के. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी इनकम सेक्टर, टर्शरी और सर्विस सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर में देखो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ये हो गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस. प्राइमरी सेक्टर इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. दिस सेक्टर्स प्रोड्यूसेस commodities by exploiting natural resources like coal, iron and other minerals. In India, the primary sector is divided into agriculture, forestry and logging, fishing and mining and quarrying. Secondary sector, it consists of manufacturing sectors. In India, the secondary sectors is divided into registered manufacturing, unregistered manufacturing, construction, electricity, gas and water supply. Tertiary sector में देखो it comprises of टर्शरी सेक्टर मतलब रेलवेज, ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स ऑफ स्टोरेज, कम्युनिकेशंस, ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज. टर्शरी में ये लाते सर्विस सेक्टर. GNP एट मार्केट प्राइस, ये सब ना एक वीडियो में तुमको सब बता दूंगी कि GNP एट मार्केट प्राइस, GDP एंड कॉस्ट. ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये सबसे टफेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ ऐड करना है, डेप्रिशिएशन किधर ऐड करना है, किधर जो है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, क्या क्या निकालना है. तो तुमको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी. वैल्यू एडेड में देखो वैल्यू एडेड मतलब ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कितने वैल्यू ऐड हो रहे हैं उसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं. वैल्यू एडेड मेथड मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड मेथड मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी GVAMP ऑफ टर्शरी सेक्टर कुछ समझ नहीं आया, अगले में बताऊंगी. परमानेंट एंड रिलेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन, स्टेटमेंट, कंसीडर. हम ना देखो हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन हम ले रहे कोई स्टेटमेंट बेस्ड है तो हाइपोथेसिस हो गया सिद्धांत. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में देखो इनकम परमानेंट होता है, पैसिव इनकम होता है. परमानेंट मतलब सैलरी, इनकम, सेविंग, और पैसिव इनकम मतलब बिजनेस नॉट डिजायर्ड. The permanent income hypothesis states that individual will spend money at a level that is consistent with their expected long-term average income. परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम में हमने जितना सोचा है उतनी जो क्या बोलते हैं उतना हम स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. लॉन्ग टर्म को देखते हुए हम जो स्पेंड करते हैं मनी उसको बोलते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. मिल्टन फ्रीडमैन डेवलप्ड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस. अच्छा आज ये एग्जाम में पूछता है काफ़ी कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने. बिलीविंग दैट कंज्यूमर स्पेंडिंग इज द रिजल्ट टू एस्टिमेटिंग फ्यूचर इनकम एज अपोज टू कंजम्पशन दैट इज बेस्ड ऑन करेंट आफ्टर टैक्स इनकम. Under the theory, if economic policy results in increased income, it will not necessarily translate into increased consumer spending. An individual's liquidity is a factor in their management of income and spending. ये हमारा इनकम बराबर हो गया कंजम्पशन प्लस सेविंग. वाई इज द कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग. हाँ. Understanding the permanent income hypothesis, it was formulated by Nobel Prize winning economist Milton Friedman in 1957. The hypothesis implies that changes in the consumption behavior are not predictable because they are based on individual expectations. This has broad implications concerning economic policies. According to this theory, even if economic policies are successful in increasing income, the policies may not kick off a multiplied effect in regards to increased consumer spending. Rather, the
theory predicts that there will not be an uptick in consumer spending until workers reform expectations about their future income. Milton believed that people will consume based on the estimated of their future income, as opposed to Keynesian economists, which proposed that people will consume based on after tax income at that moment. ये Keynesian ने कहा था कि ये after tax मतलब disposable income उस पर बेस करता है. Milton's basis was that individual prefers to smooth their consumption rather than let it bounce around as a result of short-term fluctuations in income. Liquidity and the perfect income hypothesis. Liquidity. The liquidity of the individual can play a role in future income expectations. Individuals with no asset may already be in the habit of spending without spending without regard to their income, current or future. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाइफ साइकिल. उसके बाद देखो यहाँ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस फोकसेस ऑन हाउ स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स ऑन एन इंडिविजुअल चेंजेस विद इन लाइफ टाइम और लाइफ साइकिल एज दे ग्रो ओल्डर. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मतलब लाइफ से ही बेस्ड होगा कि कैसे उसकी कंजम्पशन हैबिट्स है, कैसे उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स है, कैसे उसकी सेविंग्स हैबिट्स है, जिसकी वो अपनी लाइफ टाइम उस पर स्पेंड करता है ना वो. और फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मतलब लॉन्ग टर्म में हम सोच के फिर जो स्पेंडिंग करते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस होता है वो. ट्रांजिटरी इनकम इज़ अ टेम्पररी unexpected change in income generally from inconsistent sources. If life cycle hypothesis was given, life cycle hypothesis फ्रैंको मोडिलियानी. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था? फ्रैंको मोडिलियानी. और परमानेंट इनकम किसने दिया था? परमानेंट इनकम मिल्टन फ्रीडमैन ने. फ्रैंको मोडिलियानी ये दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. सेविंग फॉर रिटायरमेंट, ये सेविंग फॉर रिटायरमेंट ये हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. उसके बाद देखो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. कौन कौन से कितने हाइपोथेसिस थे? 3 थे ना. कौन कौन याद करो? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और 3 था ना. और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. सो हमने लाइफ साइकिल और परमानेंट इनकम देख लिया. अब रिलेटिव हाइपोथेसिस देखो. इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स ड्यूसनबेरी. याद रखो 1949 में क्योंकि ये पूछ देता है, ईयर भी पूछ देता है. सबसे पहले देखो कि 1949 में ये सबसे पहले आया था. फिर आया था अपना वो 1957 में permanent income hypothesis. Relative income hypothesis. It was developed by James Dusenberry in 1949. It consists of two separate consumption hypotheses. The first states that an individual's attitude to consumption is directed more by their income in relation to other than by an abstract standard of living. The percentage of income consumed by individual depends on the percentile position within the income distribution. Second, the present consumption is influenced not merely by present level of absolute and relative income but also by level of consumption attained in previous period of Dusenberry's opinions. It is difficult for a family to reduce a level of consumption once it is attained. The aggregate ratio of consumption to income is assumed to depend on the level of present income relative to past peak income. In bottom line देखो bottom related to life cycle hypothesis. सेविंग फॉर फ्यूचर रिटायरमेंट ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल का. इनकम बेसिस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है, नॉट वाइज वर्सा. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज गिवन फ्रैंको मोडिलियानी. याद रखो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया? फ्रैंको मोडिलियानी ने. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमारा था मिल्टन फ्रीडमैन ने. और रिलेटिव इनकम ड्यूसनबेरी ने. तो ये हमारा स्पेंडिंग इधर है. देखो यहाँ से एक एवरेज इनकम इंसान शुरू होता है. यहाँ से एज, ये हमारा एज इनकम बढ़ते जाता है फिर ये सब पीक पे पहुँच जाता है इनकम कर्व. ये हो गया हमारा. उसके बाद देखो ये मान लो हमारा कंजम्पशन मान के चलते हैं, ठीक है. यहाँ पे तो सब स्पेंडिंग, ये स्पेंडिंग बताता है और ये स्पेंडिंग बताता है. यहाँ से कंजम्पशन कर्व है हमारा. उसके बाद रिटायरमेंट होता है. रिटायरमेंट के बाद ये हमारा स्पेंडिंग है इधर और ये हमारा बीच में सेविंग है. तो ये एक एवरेज इंसान की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस.